ये साबित करने के लिए कि इंसान और ज़ॉम्बी के भी बच्चे हो सकते हैं, मैंने एक ऐसे ज़ॉम्बी को पकड़ने का फैसला किया जो देखने में काफ़ी साफ सुथरी और खूबसूरत थी। अचानक आई एक आपदा की वजह से लगभग 90% इंसान ज़ॉम्बी बन चुके थे और मैं अजीब तरीके से एक लव कॉन्क्वेस्ट सिस्टम एक्टिवेट कर बैठा था, जिसका दुनिया के ख़त्म होने से कोई लेना देना नहीं था। उसी समय मेरे सामने एक बेहद खूबसूरत ज़ॉम्बी आ गई। उसे देखते ही मैंने तुरंत रिएक्ट किया। इस लव सिस्टम में शायद प्रजाति को लेकर कोई नियम नहीं था और इतनी खूबसूरत ज़ॉम्बी को यूं ही जाने देना सही नहीं होता। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैंने अपने बैग से एक रस्सी निकाली। मैं सही मौके का इंतजार करने लगा और फिर पूरी ताकत से रस्सी फेंककर उसे पकड़ लिया। वो जोर से चीखी, लेकिन अगले ही पल मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठोस दिया। इतना पास इंसानी मांस की गंध पाकर वो ज़ॉम्बी तुरंत बेकाबू हो गई। उसका छोटा सा सिर मेरी तरफ झपटने लगा और मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ठीक उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंज उठा। बधाई होस्ट, आपने हैंड होल्डिंग मिशन पूरा कर लिया है। कॉन्कुल्स टारगेट शेन किंगवू, पहचान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मौजूदा स्थिति ज़ॉम्बीज अफेक्शन लेवल 0। हाथ पकड़ने का इनाम 100 किलो ताजे मांस। पहले किसका इनाम? ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन। पूरी तरह कॉन्क्वेस्ट करने पर जेनेटिक इवोल्यूशन पोशन। इतने बड़े इनाम देखकर मेरी सांसें अचानक तेज हो गईं। सिर्फ 100 किलो मांस ही मुझे 2.5 साल तक आराम से जिंदा रख सकता था और उसके बाद के 2 इनाम तो और भी ज्यादा कीमती थे। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं शेन किंगवू का अफेक्शन लेवल बढ़ाऊं कैसे। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने हाथ बढ़ाया और उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया। तुरंत ही वो मुझ पर गुस्से में गुर्राने लगी। उसके नुकीले दांत आपस में घिस रहे थे, जिसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिना कुछ कहे मैंने सीधे सिस्टम की इन्वेंट्री से मांस का एक टुकड़ा निकाला और उसके मुंह में ठोस दिया। तुरंत ही उसकी गुर्राहट बंद हो गई। अगले ही पल वो उस मांस के टुकड़े को पागलों की तरह फाड़ने लगी। ये सब देखकर मैं बेबस होकर आह भरने लगा। उसके मुंह में इतने नुकीले दांत देखकर लग रहा था कि पहले किस वाला इनाम अभी के लिए मेरी पहुंच से बाहर है। उसी वक्त बगल वाले कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। अंदर से एक आदमी और एक औरत बाहर आए। दरवाजा खुलते ही वो औरत बोलने लगी, अरे हैंडसम, मैं और मेरे पति 2 दिनों से कुछ नहीं खाए हैं। तुम्हारे पास इतना सारा खाना है, तुम तो एक लाश को भी खिला रहे हो। थोड़ा सा हमें भी दे दोगे? ये दोनों एक नए नवीले शादीशुदा जोड़े थे। पति का नाम शेन लियांग था और पत्नी का नाम लिन वान। आमतौर पर ये दोनों हमेशा बाहर का खाना मंगाकर खाते थे। इनके घर में जरा सा भी खाना स्टोर करके नहीं रखा था। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने इनकी मीठी मीठी बातों पर भरोसा कर लिया था और बेवकूफ़ी में अपना खाना इनके साथ बांट दिया। मुझे लगा था कि ये लोग मेरे एहसानमंद होंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जब मैं बाहर सामान ढूंढने गया था, तब इन्होंने मेरा सारा सामान लूट लिया और ऊपर से मेरे कमरे को बाहर से बंद कर दिया। मैं जितना भी चिल्लाया, इन्होंने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला। ऐसे एहसान फरामोश और धोखेबाज लोगों को मैं फिर से खाना कैसे दे सकता था? लेकिन मेरे सामने खड़ी ये लिन वान शायद किसी काम आ सकती है। जैसे ही ये ख्याल मेरे मन में आया, मेरी आंखों के सामने सिस्टम का इंटरफेस फिर से खुल गया। नाम लिन वान जी, पहचान शादीशुदा महिला, अफेक्शन लेवल 0। हाथ पकड़ने का इनाम 100 किलो ताजे फल और सब्जियां। पहले किसका इनाम? 120 मीटर का फर्निश्ड घर। पूरी तरह कॉन्क्वेस्ट करने पर 1000 स्क्वायर मीटर की लग्जरी विला। ये इनाम देखते ही मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। 100 किलो फल और सब्जियां। वैसे मुझे खाने की कमी नहीं थी, लेकिन इस प्रलय में संतुलित खाना सबसे जरूरी था। उधर उन दोनों ने मुझे मुस्कुराते देखा तो उन्हें लगा कि मैंने उनकी बात मान ली है। वो शेन लियांग तुरंत अकड़ में आ गया। पहले हमें 5 किलो पोर्क और 3 कैन्स ऑफ पानी भी। उनकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा भी आया और हंसी भी। मैंने कब तुम्हारी बात मानी? मेरा खाना चाहे इतना बच जाए कि मुझे कुत्तों को खिलाना पड़े, फिर भी मैं तुम्हारे जैसे गद्दारों को कभी नहीं दूंगा। ये कहकर मैंने शेन किंगवू को वापस कमरे में धक्का दे दिया। शेन लियांग गुस्से में मुझे घूरने लगा। उसके दांत गुस्से से किटकिटा रहे थे। वो मुझ पर हमला करना चाहता था, लेकिन मेरे पास खड़ी ज़ॉम्बी से डर रहा था। कमरे में वापस आकर मैंने शेन किंगवू को बैठाया और साथ ही सिस्टम पैनल खोल लिया। जो मैंने देखा उससे मैं पूरी तरह चौंक गया। अफिनिटी लेवल शेन किंगवू का 5 पॉइंट बढ़ चुका था। तभी मुझे प्रलय का आखिरी चरण याद आया। मेरी पिछली जिंदगी में विकसित ज़ॉम्बीज में धीरे धीरे समझदारी आने लगी थी। क्या ये हो सकता है कि शेन किंगवू भी इवॉल्व कर सकती है? आखिर ऐसा कैसे कि बस थोड़ा सा मांस देने पर ही उसका अफिनिटी लेवल 5 पॉइंट बढ़ गया? ये तो एक नॉर्मल लड़की को पटाने से कहीं ज्यादा आसान है। ये सोचकर मैंने उसे कुछ और कच्चे मांस के टुकड़े दिए और उसका अफिनिटी लेवल 10 तक पहुंचा दिया। शुरू में तो मैंने सोचा था इसी तरह उसे और खिलाता रहूंगा, लेकिन जब मैंने उसका छोटा सा गोल पेट देखा तो मैंने रुकने का फैसला किया। फिर मैंने दोबारा उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगा। ज़ॉम्बी प्रलय शुरू होने के 1 महीने बाद एक भयानक ठंड आने वाली है। मेरे पास तैयारी के लिए सिर्फ 20 दिन से थोड़ा ज्यादा समय है। सबसे पहले मुझे सप्लाई की समस्या हल करनी होगी। खाना और पानी जीने के लिए सबसे जरूरी है। उसके बाद गर्म कपड़े और दवाइयाँ।
ये सब चीज़ें तो किसी तरह मिल सकती हैं, लेकिन सेफ हाउस सबसे ज़रूरी चीज़, उसके बारे में मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था। वो सेफ हाउस सिर्फ मजबूत ही नहीं होना चाहिए, बल्कि अंदर का तापमान भी स्थिर रखना होगा। ऐसी जगह ढूंढना जो ये सारी शर्तें पूरी करे लगभग नामुमकिन था। जहां तक मुझे पता है पूरे शंघाई शहर में ऐसी कोई जगह नहीं है। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे पहले किस वाले इनाम की याद आई। मैंने तुरंत अपने दिमाग में सिस्टम को बुलाया। सिस्टम, जो घर रिवॉर्ड में मिलेगा, क्या वो पहले से बना हुआ है या कहीं भी अचानक बन सकता है? सिस्टम ने जवाब दिया, रिवॉर्ड में मिलने वाले सभी घर शुरुआत से बनाए जाते हैं। होस्ट अपनी मर्जी से उनकी लोकेशन चुन सकता है। मैंने तुरंत अगला सवाल किया, अगर मुझे घर के लिए कुछ खास चीजें चाहिए हों, जैसे टाइटेनियम एलॉय से बना हो, उसमें एक सीक्रेट एग्जिट हो, साथ में वेयर हाउस, मेडिकल और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी हो? सिस्टम कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, होस्ट को कंस्ट्रक्शन के लिए ब्लूप्रिंट देना होगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन और मेडिकल इक्विपमेंट इसमें शामिल नहीं है। होस्ट को ये चीजें खुद ही हासिल करनी होंगी। ये सुनकर मैं खुशी से पागल हो गया। इसका मतलब मेरा टाइटेनियम एलॉय से बना सेफ हाउस सच में बन सकता है। उसी वक्त अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। लिन वानसी दरवाजे के बाहर अकेली खड़ी थी। काफी देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। गलियारे के दोनों तरफ अंधेरा था। कौन जाने कब कोई ज़ॉम्बी अचानक सामने आ जाए। जैसे ही वो हार मानने वाली थी, दरवाजा आखिरकार खुल गया। उसके चेहरे पर हल्की सी राहत दिखी, लेकिन जैसे ही उसने मेरे हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा चाकू देखा, उसका दिल बैठ गया। वो जल्दी से बोली, अब गलत मत समझना, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। मैंने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। लिन वानसी को भी समझ आ गया कि मैं उसे परख रहा हूं। अगर पहले जैसा समय होता तो वो अब तक मुझे थप्पड़ मार चुकी होती, लेकिन अब उसे मेरी मदद चाहिए थी, इसलिए वो बस जबरदस्ती एक बनावटी मुस्कान दे पाई। वो, मैं तुमसे थोड़ा खाना मांगना चाहती थी। मैंने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। उधार दे दो, मैं वादा करती हूँ तुम्हारा फायदा होगा। अगर तुम मुझे थोड़ा खाना दे दो। लेकिन मैं उसकी चाल में कैसे फंस सकता था? ना कहा तो अभी दरवाजा बंद कर दूंगा। ये सुनकर लिन वानसी वहीं खड़ी रह गई, हिली तक नहीं। मैंने ठंडे लहजे में कहा, क्या हुआ, डर नहीं लग रहा? अगर अभी बाहर कोई ज़ॉम्बी आ गया तो? मैंने इतना ही कहा था कि दूर से एक ज़ॉम्बी की डरावनी गरज सुनाई दी। लिन वानसी का खूबसूरत चेहरा डर से एकदम सफेद पड़ गया। तुरंत ही उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने दांत भींचे और अंदर आ गई। जैसे ही मैं दरवाजा बंद करने लगा, मेरी नज़र तिरछे सामने वाले फ्लैट में खड़े शेन लियांग से मिली। पकड़े जाने पर वो तुरंत सिर झुकाकर छिपने लगा। मैं हल्का सा हंसा और ताने भरे अंदाज में दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कमरे के अंदर शेन किंग वू ने जैसे ही लिन वानसी को देखा, वो तुरंत बेकाबू हो गई। डर के मारे लिन वानसी पीछे हटने लगी। वो चीख पड़ी और जल्दी से दूर हो गई। तुम्हारे घर में ज़ॉम्बी कैसे है? तुम्हें डर नहीं लगता? मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था। डरने जैसा कुछ नहीं है, आखिर ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी ही तो है। मेरी ये बात सुनकर वो अनजाने में मेरी तुलना शेन लियांग से करने लगी। उसने मन ही मन सोचा, काश मेरे पति में इसका आधा भी हिम्मत होती तो मुझे यहाँ आकर ये बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ती। ये सोचकर लिन वानसी ने गहरी सांस ली। फिर उसने सीधे पूछा, ठीक है, साफ साफ बताओ, मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे खाना दो? कुछ देर बाद वो लिविंग रूम में वापस आई और गुस्से भरे लहजे में बोली, मैंने सब कुछ कर दिया जो तुमने कहा था, अब खाना कहाँ है? मैं धीरे धीरे फ्रिज का दरवाजा खोलने लगा। जानबूझकर मैंने उसे अंदर का नज़ारा दिखाया, जहां ताज़े मांस से भरा हुआ था। उसी पल लिन वानसी के मन में एक ख्याल आया, क्या हो अगर मैं इसे बेहोश कर दूं और सारा खाना ले लूं? लेकिन आखिर में उसकी समझदारी जीत गई। असल में मैं पहले से ही उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। आखिरकार लिन वानसी ने मुझ पर हमला नहीं किया और ये देखकर मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई और हल्की सी निराशा भी। मैंने करीब आधा किलो पोर्क निकाला और यूं ही उसके पैरों के पास फेंक दिया। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। वो जमीन पर पड़े उस मांस के टुकड़े को घूरने लगी। बस इतना ही दे रहे हो? ये भी बहुत है। उसे क्या पता इस प्रलय में आधा किलो मांस कितना कीमती होता है। उसे तो बस यही याद था कि शादी से पहले शैन लियाल में उसे 3,80,000 रुपए का दहेज दिया था और ऊपर से घर के कागजों में उसका नाम भी था। लिन वानसी ने गहरी सांस ली। आखिरकार वो झुकी और जमीन से वो मांस उठाया, फिर ठंडे चेहरे के साथ वहां से चली गई। उसका वो रवैया देखकर मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुझे खुशी हुई। वो जितनी ज्यादा परेशान होती, मुझे उतना ही ज्यादा संतोष मिलता। मैंने मुस्कुराते हुए सिस्टम पैनल खोला। घर और सब्जियों का स्टेटस दिखा रहा था, क्लेम करने के लिए तैयार। हालांकि 100 स्क्वायर मीटर का घर थोड़ा छोटा है, लेकिन मेरे पास इसका हल है। बस मुझे एक और औरत ढूंढनी होगी जिसका स्टेटस लीन वानसी जैसा हो, ताकि इस बेस को और बड़ा किया जा सके। अब सिर्फ एक ही समस्या बची थी, सेफ हाउस का डिजाइन ब्लूप्रिंट।
लेकिन किस्मत से शंघाई यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के कुछ लोग जिंदा हो सकते हैं। लगता है अब मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। अगली सुबह मैंने सामान इकट्ठा करना शुरू किया। मेरा पहला टारगेट था सामने वाला फ्लैट O4। मैंने एक तार निकाली और लॉक में डाल दी। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही मुझे कमरे से कुछ चबाने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत लालच में खा रहा हो। मैं धीरे से बेडरूम के दरवाजे तक गया और उसे चुपचाप खोल दिया। अंदर देखा तो एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ी लाश को खा रहा था। कितना भयानक, मैंने धीरे से कहा। फिर मैंने कसाई वाला चाकू उठाया और उस ज़ॉम्बी पर झपट पड़ा। लेकिन किसे पता था कि इस वार से उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो और ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। वो मुड़ा, अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए सीधे मेरी तरफ झपटा। मैंने उसे जोर से छाती पर लात मारी और वो दूर जा गिरा। फिर मैं उस पर टूट पड़ा और कई वार किए, जब तक वो पूरी तरह शांत नहीं हो गया। जब मुझे होश आया तो देखा मेरे चाकू में 2 गहरे निशान पड़ चुके थे। आखिर वो सिर्फ एक कसाई वाला चाकू ही था। मांस काटने के लिए ठीक है, लेकिन ज़ॉम्बी की हड्डियां काटना उसके बस की बात नहीं थी। अब मुझे एक बेहतर हथियार ढूंढना था। दोपहर तक मैंने 5वीं मंजिल के 6 कमरों की जांच कर ली। कुल मिलाकर मैंने 3 ज़ॉम्बी खत्म किए। मुझे मिला 1 डिब्बर माल्ट जूस, 7 बोतलें अलग अलग दवाइयों की और 1 कैन प्रोटीन पाउडर। सामान तो ठीक ठाक मिल गया, लेकिन मेरा तेज चाकू अब पूरी तरह बेकार हो चुका था। किस्मत से मुझे एक बेसबॉल बैट मिल गया। मैंने उसे कुछ बार घुमा कर देखा और वो हाथ में काफी सही लगा। उधर लीन वानसी और शेन लियांग दरवाजे के छोटे से छेद पीप होल से पूरी तरह देख रहे थे कि मैं कैसे एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर रहा था। मेरा वो उग्र रूप देखकर दोनों के गले सूख गए। उन्होंने जोर से निगल लिया। अंदर ही अंदर उन्हें राहत मिली कि उन्होंने मुझे उकसाने की बेवकूफ़ी नहीं की, वरना अब तक वो दोनों भी खत्म हो चुके होते। जब तक उन्हें मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नहीं सुनाई दी, तब तक वो बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाए। फिर धीरे धीरे बाहर निकले और हर कमरे को ध्यान से चेक करने लगे। उम्मीद थी शायद मैं कुछ खाना छोड़ गया हूं, लेकिन अफसोस, मैंने इतनी अच्छी तरह तलाशी ली थी कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कमबख्त, ये आदमी टिड्डी का अवतार है क्या? एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। तभी मुझे एक स्टेक मिला है, लेकिन ये पूरा फफूंदी लगा हुआ है। शेन लियांग ने आंखें घुमाई। मेरी प्यारी पत्नी, क्यों ना तुम मुझसे थोड़ा और खाना मांग लो? लीन वानसी के चेहरे पर साफ नापसंद दिखी। लेकिन हमने कल ही थोड़ा खाया था, मुझे अभी ज्यादा भूख नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन बाद में तो लगेगी ही। क्या तुम इंतजार करोगी जब तक वो सारा खाना उन जिंदा लाशों को खिला दे? शेन लियांग ने उसका हाथ पकड़ लिया और गंभीर आवाज में बोला, सुनो, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मुझे यकीन है हम बचाव दल के आने तक टिक सकते हैं। अपने पति की ये बात सुनकर लीन मानसी ने दांत पीसे। ठीक है, मैं जाती हूँ। जैसे ही वो बाहर निकली, उसे एक बेहद लुभावनी खुशबू आई। उसी समय मैं रसोई में गया और एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर निकाल लाया। उसके अंदर आलू का गरम गरम स्टू भरा हुआ था। मैंने एक बोतल माल्ट जूस भी खोली और आराम से सोफे पर बैठकर खाने लगा। उस खुशबू से खिंचकर लीन वानसी बार बार निगलने लगी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला तो वो बस वहीं खड़ी रह गई। 2 कौर खाने के बाद मैंने ऐसे दिखाया जैसे मुझे अचानक उसकी याद आई हो। अरे, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। ये कहते हुए मैंने एक प्लेट उठाई और उसमें थोड़ा मांस परोसा। लीन मानसी को लगा ये उसके लिए है। जैसे ही उसने खुशी से हाथ बढ़ाए, मैं उसके पास से निकलकर सीधा सोफे की तरफ चला गया। मैंने शेन किंग वू के मुंह से कपड़ा हटाया और उसने तुरंत प्लेट में मुंह डालकर खाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ लीन मानसी का चेहरा बेहद अजीब हो गया। उसने हल्की खांसी की और बात बदलते हुए बोली, तो काश तुमने पूरी 5वीं मंजिल साफ कर दी। हाँ, और अब मैं यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा हूँ। जाने से पहले मुझे थोड़ा और सामान इकट्ठा करना है। ये सुनते ही लीन मानसी की आंखें फैल गईं। क्या तुम जा रहे हो? बाहर तो हर जगह ज़ॉम्बीज़ हैं, तुम आखिर जाओगे कहाँ? मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ से जाऊँ? ये सुनते ही लीन मानसी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। कौन चाहेगा कि तुम रुको? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम बाहर जाकर मर जाओ। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी चिंता भी थी। अगर मैं सारा खाना लेकर चला गया तो क्या वो और शेन लियांग भूख से मर नहीं जाएंगे? मैंने सीधा पूछा, सच सच बताओ, तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? बदले में कुछ देने के लिए मैं हंस पड़ा। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वो वापस आएगी, लेकिन इतनी बेशर्म होगी ये नहीं सोचा था। देखते ही देखते 4 दिन बीत गए। मैंने पूरी बिल्डिंग की तलाशी ले ली थी। इन दिनों शेनकिंग हुआ कि भूख भी काफी बढ़ गई थी। पहले वो आधा किलो मांस खाकर ही भर जाता था, अब तो 1.25 किलो भी कम पड़ रहा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी, उसका पेट बिल्कुल भी फूला हुआ नहीं लग रहा था। अगर उसका अफेक्शन लेवल लगातार नहीं बढ़ रहा होता तो मैं उसे खिलाना कब का बंद कर देता। फिर ये सोचकर कि वो समझे या ना समझे, मैंने मन ही मन उसे धमकी दी। मैंने तुम्हें 6 दिन तक संभाला है। अगर तुमने बुरी नीयत से मुझे काटने की कोशिश की तो यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। ये कहकर मैंने उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया। अब वो पहले की तरह चीख नहीं रहा था, बल्कि उसने मुंह खोल दिया, जैसे इंतजार कर रहा हो कि मैं उसे खाना दूं। अगर तुमने मुझे काटने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा, समझे?
वो कुछ बोला नहीं तो मैंने इसे उसकी हामी मान लिया। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने बिना किसी झिझक के काटने की कोशिश की। मैं तुरंत चिल्लाया, नहीं। मेरी आवाज़ सुनते ही वो रुक गया, फिर सिर टेढ़ा करके मुझे देखने लगा। मैंने फिर से धीरे धीरे हाथ पास ले गया, लेकिन इस बार भी वो काटने की कोशिश करने लगा। हम ऐसा कई बार करते रहे, 10 बार से भी ज्यादा। पर जब मैं हार मानने ही वाला था, तभी उसने काटना बंद कर दिया। वो बस मेरे चेहरे को ध्यान से देखने लगा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये खाने वाली चीज है या नहीं। अंदर ही अंदर मैं खुशी से पागल हो रहा था। मैंने धीरे से सिर हिलाया। लगता है उसने मेरा इशारा समझ लिया। इस बार उसने मुझे काटने की कोशिश नहीं की। उत्साहित होकर मैंने उसे फिर से मांस का टुकड़ा दिया और सिर हिलाकर इशारा किया। इस बार उसने तुरंत खाना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने कई बार ऐसा दोहराया और हर बार वो मेरे इशारे का इंतजार करता रहा। अब मुझे ये चेक करना था कि वो सिर्फ बंधा होने की वजह से शांत है या सच में कंट्रोल सीख रहा है। इसलिए मैंने एक आखिरी टेस्ट करने का फैसला किया। सबसे पहले मैंने उसकी रस्सियां खोल दी, फिर टेबल पर मांस से भरी एक प्लेट रख दी। शेनकिंग हुआ लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और मेरी तरफ चलने लगा। पहले उसने टेबल पर रखे मांस को देखा, फिर मेरी तरफ नजर डाली। इसके बाद उसने हाथ उठाकर उस प्लेट की तरफ इशारा किया। मेरे दिल में खुशी भर गई। मैंने उसकी तरफ सिर हिलाया। तभी शेनकिंग हुआ ने प्लेट उठाई और लालच से खाने लगा। मानना पड़ेगा, उसका खाने का तरीका अभी भी देखने लायक नहीं था, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा खुश कर रही थी वो ये थी कि उसका अफेक्शन लेवल अभी सिर्फ 40 के आसपास था और वो पहले ही मेरी बात मानने लगा था। तो अगर ये 100 तक पहुंच गया तो मेरे पास एक पूरी तरह कंट्रोल में रहने वाला ज़ॉम्बी होगा। ये कोई लव सिस्टम नहीं है, ये तो साफ साफ एक सर्वेंट बनाने वाला सिस्टम है। उधर दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों से शेन लियांग काफी बेचैन था। उसे पता चल चुका था कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, चाहे खाने के लिए हो या बदला लेने के लिए। वो मुझे जिंदा जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन अकेले वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिर मैं अकेले ही कई ज़ॉम्बीज को खत्म कर सकता था। इसलिए उसने अपनी पत्नी के साथ एक प्लान बनाना शुरू किया। सुनो, हम उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते, कम से कम उसे खाना लेकर तो नहीं जाने देंगे। ऐसा करो, तुम फिर से उससे खाना मांगने जाओ और जब वो सो जाए तो दरवाजा खोल देना, फिर हम मौका देखकर उसे खत्म कर देंगे। गिल्ट और पछतावे में लिन वानसी उसकी लगभग हर बात मानने लगी थी। आखिर में उसने सिर हिला दिया। शेन लियांग का चेहरा चमक उठा। परफेक्ट, जैसे ही अंधेरा होगा हम अपना प्लान शुरू करेंगे। मैं तैयारी करके आता हूँ। उसे जाते हुए देखकर लिन वानसी हल्की कड़वी मुस्कान देने लगी। उसने प्लान की डिटेल भी नहीं पूछी, शायद उसके दिल में सब पहले से साफ था। इधर मैं अगले दिन सुबह निकलने वाला था, इसलिए जल्दी सोने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं लेटा, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला हल्की मुस्कान के साथ। क्या हुआ, इतनी जल्दी फिर से भूख लग गई? ये सुनकर लिन वानसी मन ही मन मुझे कोसने लगी। अंदर से उसका मन कर रहा था कि मुझे जोर से मार दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने जबरदस्ती एक आकर्षक सा भाव बनाया। सिर्फ भूख नहीं है, मुझे अंदर आने दो। मैं थोड़ा साइड हो गया ताकि वो अंदर आ सके। जैसे ही वो मेरे पास से गुजरी, मैंने उसे हल्का सा छेड़ दिया। वो तुरंत पलटी, गुस्से में मुझे घूरते हुए, अब तुम्हें मुझे कुछ और देना पड़ेगा। उसका गुस्से से भरा हुआ लेकिन कुछ कहना पाने वाला एक्सप्रेशन देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका और जोर से हंस पड़ा। तो यही एहसास होता है बुरा इंसान बनने का। क्या ये सच में इतना अच्छा लगता है? मुझे उसके लिए जरा भी सहानुभूति नहीं हुई। पिछली जिंदगी में इन दोनों ने मेरे साथ जो किया था, ये तो बस उसका बदला था। लिन वानसी ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों के अंदर गुस्से की आग जल रही थी। बस आज की रात खत्म होने दे, फिर देखती हूँ तू कैसे हंसता है। कुछ घंटों बाद लिन वानसी कांपती हुई बाहर निकली और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। कमरे से दरवाजे तक बस कुछ कदम ही थे, लेकिन उसे चलने में कई मिनट लग गए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, शेन लियांग तुरंत अंदर घुस गया। तो क्या वो सो गया? परफेक्ट, अभी खत्म करते हैं उसे। शेन लियांग ने अपने हाथ में पकड़े चाकू को कसकर पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, उसने देखा बेडरूम के दरवाजे पर एक आकृति खड़ी है। ये देखकर वो बुरी तरह डर गया। तुमने तो कहा था वो सो गया है। लिन वानसी भी डर गई, लेकिन उसने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की। ये वो ज़ॉम्बी है जिसे उस कमीने ने पाला है। ये रस्सी से कैसे छूट गया? अब क्या करें? क्या पहले पीछे हट जाएं? उस पल शेन लियांग के मन में जबरदस्त द्वंद्व चल रहा था। उसे ज़ॉम्बी से डर भी लग रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर आज मौका हाथ से गया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। और ऊपर से शेन किंगवू थोड़ा सुस्त और भ्रमित सा लग रहा था, जिससे उसे एक झूठा भरोसा मिला कि वो जीत सकता है। लेकिन फिर भी सुरक्षित रहने के लिए उसने कहा, तुम उसका ध्यान अपनी तरफ खींचो, मैं पीछे से हमला करूंगा। ये सुनते ही लिन वानसी डर के मारे कांपने लगी। नहीं नहीं, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हालांकि वो ऐसा कह रहा था, लेकिन उसके मन में वो कभी भी उसे छोड़ने के लिए तैयार था। लिन वानसी भी इतनी पागल नहीं थी कि उसके लिए जान दे दे। तभी बेडरूम के दरवाजे से मेरी ठंडी आवाज आई, अरे तुम दोनों कितनी देर तक लड़ते रहोगे? मेरी आवाज सुनते ही दोनों के दिल जोर से धड़कने लगे। तुम सोए नहीं थे? इतना शोर कर रहे हो, सोया भी होता तो तुम जगा देते। मेरे चेहरे पर वही बेफिक्र मुस्कान थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर लिन वानसी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। जल्दी करो, उस ज़ॉम्बी को इसे रोकने दो, हम यहाँ से भागते हैं। इसका मतलब ये है
उनके हैरान चेहरों के सामने मैंने अपना हाथ उठाया और शेन किंगवू के सिर पर हल्के से हाथ फेरा, और वो ना सिर्फ मुझ पर हमला नहीं करती बल्कि शांति से खड़ी रही, जैसे उसे ये सब मंजूर हो। ये नज़ारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन है? ये लड़की तो ज़ॉम्बी जैसी लगती ही नहीं, इसके तौर तरीके भी बाकी ज़ॉम्बीज से बिल्कुल अलग है। अचानक शेन लियांग ने जोर से लिन वानसी को मेरी तरफ धक्का दिया और खुद मुड़कर सीधे दरवाजे की तरफ भाग गया। लेकिन वो 2 कदम भी नहीं दौड़ पाया था कि मैं उसके पास पहुंच गया और एक ही वार में उसे गिरा दिया। रुको, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन मुझे उससे कोई बात नहीं करनी थी। मैंने बिना हिचकिचाए उसे खत्म कर दिया। ये देखकर लिन वानसी पूरी तरह डर गई। ये सब शेन लियांग का प्लान था, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाती हूँ, अब से तुम्हारी सेवा करूंगी। उसके दिल में अभी भी एक उम्मीद थी कि मैं उसे नहीं मारूंगा, लेकिन मैंने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है, तुम्हें बस ये पता चल गया है कि अब तुम मरने वाली हो। उसी समय शेन किंगवू पास आई और जमीन पर पड़ी दोनों लाशों की तरफ इशारा किया। मैंने सिर हिलाया। नहीं, ये अब काम के नहीं रहे। अगली सुबह मैं तुरंत शेन किंगवू को लेकर अपनी मोटरसाइकिल पर वहां से निकल गया। ये बताना भी जरूरी है, सड़क पर बाइक की आवाज सुनकर कई ज़ॉम्बीज हमारी तरफ खींचे आए, लेकिन वो धीमे चलने वाले झुंड हमारा पीछा नहीं कर सके। वो बस बेबस होकर मुझे दूर जाते हुए देखते रह गए। जब मैं शिन्हाई यूनिवर्सिटी पहुंचा तो पीछे लगे ज़ॉम्बीज के झुंड से बचने के लिए मैं किसी भी बिल्डिंग में घुसने ही वाला था, तभी मुझे इस तरफ से किसी की आवाज सुनाई दी। मैं एक पल के लिए रुका, फिर मैंने मोटरसाइकिल छोड़ दी और उसी दिशा में दौड़ पड़ा जिसने मुझे बुलाया था। मुझे अपनी तरफ आते देख वो तुरंत खिड़की से हट गया। मैंने खिड़की के फ्रेम पर हाथ रखा और एक झटके में अंदर कूद गया, लेकिन शेन किंगवू वहीं रुक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि खिड़की से अंदर कैसे चढ़ना है। वो बस बाहर खड़ी रह गई, थोड़ी हैरान और जड़ सी। कुछ उत्साही स्टूडेंट्स उसकी मदद करने आगे आए, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। जरूरत नहीं है, वो खुद कर लेगी। ये कहकर मैं बाहर झुका और उसके बगल से पकड़कर आसानी से उसे अंदर खींच लिया। अंदर आते ही एक लड़का जो अमीर घराने का लग रहा था बोल पड़ा, तुम वही हो ना जिसे मेरे पापा ने हमें बचाने के लिए भेजा है? उसका नाम था कू चेंगू। अपने मेयर के बेटे होने का फायदा उठाकर उसने बाकी लोगों को बेवकूफ बनाया था कि उसका पिता उन्हें बचाने के लिए लोग भेजेगा। इसी वजह से वो इस ग्रुप का लीडर बन गया था। मैंने उसकी तरफ बढ़ाया हुआ हाथ पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। और तू है कौन? क्या मैं तुझे जानता हूँ? ये सुनते ही गू चेंगू का चेहरा उतर गया। उसने ये सब सिर्फ अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अकड़ में बोलने लगा, मतलब तुम भी हमारी तरह एक सर्वाइवर हो, तो फिर तुम्हें हमारे नियम मानने होंगे। ये सुनते ही उसका एक आदमी आगे बढ़ा और मेरे बैग को छीनने की कोशिश करने लगा। मैंने उसका हाथ झटक दिया और एक कदम पीछे हट गया। क्या कर रहे हो तुम? गू चेंगू ने तुरंत एक बनावटी सही बनने वाला चेहरा बनाया। ताकि हम सब जिंदा रह सकें तुम्हें अपना सारा सामान हमें देना होगा, ताकि हम उसे बराबर बांट सकें। मैं हल्का सा ठंडा हंसा। तुम जियो या मरो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? ये सुनते ही गू चेंगू ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर दी ताकि सब सुन सकें। अगर हर कोई तुम्हारी तरह स्वार्थी होता तो हम सब कब के भूख से मर चुके होते। हम जो कर रहे हैं वो है संसाधनों का सही और समझदारी से इस्तेमाल। अब मुझसे उसकी बकवास सुनी नहीं जा रही थी। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम जियो या मरो ये मेरा मामला नहीं है, और मुझे तुम्हारे ग्रुप में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हें अपना सामान तुम्हें क्यों दूं? कू चेंगू ठंडी मुस्कान के साथ हंसा। उसने हाथ उठाकर खिड़की की तरफ इशारा किया। तो फिर माफ करना, लेकिन तुम्हें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। उसी समय खिड़की के बाहर वो ज़ॉम्बीज का झुंड जो मेरे पीछे लगा था भीड़ बनाकर खड़ा था, खिड़की से चिपके हुए, लार टपकाते हुए। ऐसे वक्त पर मैं बाहर जाने वाला नहीं था। वैसे भी मैं यहाँ अपने मकसद से आया था। यहाँ इतने सारे क्लासरूम हैं, मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगा, फिर खुद ही चला जाऊंगा। मेरे जैसे बाहरी इंसान के सामने स्टूडेंट्स ने गो चेंगू की बात पर ज्यादा भरोसा किया। गुस्से में वो सब मुझे घेरने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर गो से ऐसे बात करने की? अगर हमने तुम्हें अभी अंदर आने नहीं दिया होता तो तुम अब तक मर चुके होते। ये स्कूल है, तुम जैसे अजनबी को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। ये सब सुनकर मैं हंस पड़ा। दुनिया खत्म हो चुकी है और तुम अभी भी मुझे नैतिकता सिखा रहे हो। और अगर मैं यहाँ रहने की जिद करूं तो क्या तुम जैसे बिगड़े हुए बच्चे जिन्होंने कभी खून तक नहीं देखा मुझ जैसे इंसान का सामना कर पाओगे? दोनों तरफ माहौल गर्म हो चुका था, बस टकराव होने ही वाला था। तभी एक लंबी ड्रेस पहने खूबसूरत लड़की अंदर आई। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी। यहाँ क्या हो रहा है लू? अरे ये आदमी यहाँ झगड़ा करने आया है, हम इसे बाहर निकालने वाले थे। लोहे ने हल्का सा भौहें सिकुड़ते हुए कहा, अगर यहाँ रहना चाहता है तो रहने दो। इतने सारे खाली क्लासरूम हैं, किसी को बाहर निकालने की क्या जरूरत है? ऐसा करना किसी को मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। सब लोग अब यहाँ से जाओ। स्टूडेंट्स ने शक भरी नजरों से गो चेंगू की तरफ देखा और जब तक उसने सिर हिलाकर इशारा नहीं किया तब तक कोई नहीं हिला।
उसके मानते ही सब धीरे धीरे वहां से हट गए। उसी समय लूहे की नजर मुझ पर पड़ी और फिर शेन किंग वो पर टिक गई। क्या ये तुम्हारी बहन है? ये तो बहुत क्यूट है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। हेलो छोटी बहन, तुम्हारा नाम क्या है? और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। मैं तुरंत आगे बढ़ा और समझाया, वो कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए है और थोड़ी इंट्रोवर्ट है, ज्यादा बात नहीं करती। उसने आसानी से मेरी बात मान ली। आखिर इस वक्त कौन सा ज़ॉम्बी बिना वजह किसी को नहीं काटेगा। ठीक है, तुम अभी यहाँ रह सकते हो। पहली से तीसरी मंजिल तक सुरक्षित है। किसी भी खाली क्लासरूम में रह लो, लेकिन ये याद रखना, चौथी मंजिल से ऊपर बहुत खतरनाक है। कुछ ही देर में दोपहर हो गई। एक क्लासरूम के बाहर, जिस पर वेयरहाउस लिखा था, करीब दर्जन भर स्टूडेंट्स लाइन में खड़े थे। सब अपने अपने खाने के हिस्से का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर को बस कुछ बिस्किट ही मिले। उधर गो चेंगू खुद अंदर छुपकर चिकन लेग खा रहा था। तभी अचानक मांस की एक तेज और लाजवाब खुशबू हवा में फैल गई। लाइन में खड़े लोग इंतजार करना भूल गए। सबका ध्यान उसी खुशबू की तरफ चला गया और फिर सब नीचे की तरफ भागे। दूसरी मंजिल के एक क्लासरूम में मैं आग जलाकर खाना बना रहा था। उन्हें देखकर सबकी आंखें लाल हो गई, जलन और लालच से भरी हुई। गो चेंगू भी अंदर आ गया। दोस्त, क्या हम अपना खाना देकर तुमसे थोड़ा मांस ले सकते हैं? मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुम्हारा वो बासी खाना ना पेट भरता है, ना उसका कोई स्वाद है। वो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैंने एक कटोरे में मांस भरा और बाहर चला गया। खाना है? सभी ने तुरंत सिर हिलाया। मैंने गला साफ किया। यहाँ कोई है जो आर्किटेक्चर पढ़ता है? मेरी बात खत्म होते ही पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। काफी देर बाद एक आवाज आई, आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट्स दूसरी बिल्डिंग में हैं। शायद वो सब अब तक ज़ॉम्बी बन चुके होंगे। ये सुनकर मैं काफी निराश हो गया। मैं यहाँ खास तौर पर आया था किसी ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो सेफ हाउस का ब्लूप्रिंट बना सके। लगता है सब बेकार हो गया। लेकिन तभी भीड़ में से एक हल्की सी आवाज आई, मैं आर्किटेक्चर पढ़ती हूँ। सबकी नजरें उस तरफ मुड़ गई। वहां एक लड़की खड़ी थी, दो चोटियों में बाल बंधे हुए और काले फ्रेम का चश्मा पहने हुए। वो काफी डरपोक लग रही थी। इतने लोगों की नजरों में आकर वो साफ तौर पर घबरा गई। मैंने उसे शक भरी नजरों से देखा। उसका ऐसा डरपोक और चुप स्वभाव देखकर आसानी से लग सकता था कि वो सिर्फ खाने के लिए झूठ बोल रही है। शायद उसने मेरी नजरों का मतलब समझ लिया था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरा नाम रुआन युआन युआन है। मैं अपने डिपार्टमेंट की टॉपर हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मैंने शांत आवाज में कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन क्या तुम ब्लूप्रिंट बना सकती हो? वो अचानक सिर उठाकर मुझे हैरानी से देखने लगी। बिल्कुल। मैंने उस पर यूं ही भरोसा नहीं किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे सामने सिस्टम पैनल खुल गया था। नाम रुआन युआन युआन, पहचान स्टूडेंट, मेजर आर्किटेक्चर, अफेक्शन लेवल 0, हाथ पकड़ने का इनाम एक सोलर एनर्जी से चलने वाला इलेक्ट्रिक जनरेटर या एक वेस्ट वाटर प्योरीफायर, दो में से एक चुन सकते हैं। पहले किसका इनाम? पूरा सर्वेलेंस सिस्टम पूरी तरह कॉन्कर करने पर 4 ऑटोमेटिक टैरेट्स, 100 राउंड स्पेशल गोला बारूद के साथ। ये सारे इनाम सच में कमाल के थे। अगर ये सब मिल जाए तो मेरे सेफ हाउस की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। मेरी बात सुनकर रुआन युआन युआन ने तेजी से सिर हिलाया। हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैंने फिर पूछा, और क्या तुम्हें कुछ खास तरह के डिजाइन भी आते हैं? उसके छोटे से दिमाग में तुरंत सवाल ही सवाल आ गए, लेकिन खाने के लिए उसने हामी भर दी। मैंने सीधा कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रखता हूँ। तुम्हें रोजाना एक टाइम मांस और एक टाइम सब्जियां मिलेंगी। रुआ युआन युआन, जो पहले ही थोड़ा मांस मिलने पर खुश हो जाती थी, ये सुनकर कि उसे सब्जियां भी मिलेंगी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत ये काम स्वीकार कर लिया। लेकिन जहां एक इंसान खुश होता है, वहीं दूसरा जलता भी है। गुचेंगू ने मुझे गुस्से से घूरा और फिर अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। सीढ़ियों तक पहुंचते ही उसका एक आदमी लाई चारों तरफ देखने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई पीछे नहीं है, तब उसने धीरे से कहा, यंग मास्टर गू, वो लड़का बहुत घमंडी है, क्यों ना हम उसे खत्म कर दें? गू चेंगू कुछ पल चुप रहा। नहीं, हम नहीं कर सकते। तुमने भी देखा है वो ज़ॉम्बीज़ के सामने क्या कर सकता है। हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। असल में गू चेंगू सबसे ज्यादा मुझे ही खत्म करना चाहता था, लेकिन उसकी ताकत उसे ये करने नहीं दे रही थी। लियू ये कुछ और कहना चाहता था, लेकिन गू चेंगू ने हाथ हिलाया और आगे बढ़ गया। लियू ये उसे जाते हुए देखता रहा और ठंडी हंसी हंसा। तुम्हारे पास तो मांस और अच्छा खाना है, इसीलिए तुम उसके खाने को कम समझते हो, लेकिन मैं भूखा हूं, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे कुछ ना कुछ करके उसका सामान हासिल करना ही होगा। उधर खाना खाने के बाद रुआ युआन युआन अभी भी होंठ चाट रही थी, जैसे उसे और चाहिए हो। मैंने पूछा, और खाना है? उसने सिर हिलाया, नहीं, जरूरत नहीं। मैं आज का अपना हिस्सा खा चुकी हूँ। अगर मैं कल का भी खा लूँ तो कल मुझे भूखा रहना पड़ेगा। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। जी।
इतना कहकर वो तुरंत काम में लग गई। उसने अपना बैग खोला और उसमें से एक लैपटॉप निकाला। आप अपनी ज़रूरतें बताइए, मैंने कहा। मुझे एक सेफ हाउस का ब्लूप्रिंट चाहिए, लगभग 100 स्क्वायर मीटर का, और बहुत मजबूत होना चाहिए। उसमें एक वेयर हाउस, एक इमरजेंसी एग्जिट, एक रहने की जगह और बाथरूम भी होना चाहिए। रुआ युआन युआन ने तुरंत जवाब दिया, अगर सिर्फ 100 स्क्वायर मीटर होगा तो वो एक सुरक्षित शेल्टर के लिए काफ़ी छोटा पड़ेगा, क्योंकि आपको खेती के लिए जगह और जानवर पालने के लिए भी जगह रखनी होगी। मैंने उसे हैरानी से देखा। ये लड़की तो मुझसे भी ज़्यादा डिटेल में सोच रही थी। ठीक कहा, इसीलिए इसे आगे बढ़ाने के लिए जगह भी छोड़नी होगी। समझ गई, मैं अभी इस पर काम शुरू करती हूँ। मैंने पूछा, कितना समय लगेगा? शायद कुछ दिन लगेंगे, और अगर बाद में बदलाव करने पड़े तो 2-3 दिन और। ये सुनते ही मैं थोड़ा गंभीर हो गया। पिछली जिंदगी की याद के हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर भयानक ठंड आने वाली थी। अगर उससे पहले हम शेल्टर में नहीं पहुंचे तो इस हवादार बिल्डिंग में हम ठंड से मर जाएंगे। मुझे ये ब्लूप्रिंट 7 दिनों के अंदर चाहिए। क्या तुम कर पाओगी? शुरू में रुआ युआन युआन थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। कोई दिक्कत नहीं, 7 दिन में तैयार कर दूंगी। ठीक है, 7 दिन में। मैं शेन किंग वू को लेकर सीधे छत पर चला गया ताकि शेल्टर बनाने के लिए एक सही जगह ढूंढ सकूं। थोड़ी देर में ही मुझे एक परफेक्ट जगह मिल गई। स्कूल के पीछे पहाड़ के पास एक खाली मैदान। सामने से वो क्लासरूम बिल्डिंग से सुरक्षित था और पीछे से एक बड़े पहाड़ का सहारा था। अगर कोई स्कूल के अंदर ना आए तो इस जगह को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। और सबसे अच्छी बात, यहाँ ज़ॉम्बीज़ की संख्या भी ज्यादा नहीं थी। मैंने अपना बेसबॉल बैट उठाया और उस एरिया को साफ करने के लिए निकल पड़ा। पहली मंजिल की खिड़की से बाहर कूदा और चारों तरफ नजर दौड़ाई। आसपास और ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। मैंने बहुत सावधानी से एक को खत्म किया, लेकिन फिर भी बाकी 3 अलर्ट हो गए। सबसे पहले एक टी-शर्ट पहने लड़का सीधे मेरी तरफ झपटा। जो मुझ पर झपटा वो एक टी-शर्ट पहने लड़का था। देखने से लगता था कि जिंदा रहते वक्त वो कोई एथलीट रहा होगा। बाकी धीमे ज़ॉम्बी से अलग ये एथलीट ज़ॉम्बी बहुत तेज भाग रहा था। पलक झपकते ही वो मुझ पर टूट पड़ा, लेकिन मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं। मैं साइड में हटा और उसकी स्पीड का फायदा उठाकर बेड से जोर से मारा। वाकई एथलीट था। एक बार खाकर भी सीधा खड़ा हो गया। मैंने तुरंत नीचे की तरफ स्विंग मारी और उसे गिरा दिया। फिर 2 और वार करके उसे खत्म कर दिया। तभी आखिरी ज़ॉम्बी मुझ पर झपटा। मैं उठ भी नहीं पाया था कि उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया। उसने अपना खून से भरा मुंह खोला और मेरे बेसबॉल बैट को जोर से काट लिया। फिर पूरी ताकत से उसे चबाने लगा। मैंने धीरे से गाली दी। मैं उसे अपने ऊपर से हटाना चाहता था, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी नहीं कर पाया। जैसे ही मैंने पूरी ताकत जुटाकर फिर से कोशिश करने की सोची, तभी एक पतला सा छोटा हाथ अचानक आया। उसने ज़ॉम्बी की गर्दन पकड़ी और उसे दूर फेंक दिया। मैंने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा, वो थी शचिंगू। तभी वो ज़ॉम्बी फिर से गुर्राता हुआ हमारी तरफ झपटा। मैं अभी उठा भी नहीं था कि शचिंगू बिजली की तरह आगे बढ़ी। उसने ज़ॉम्बी की गर्दन कसकर पकड़ी और जोर से मोड़ दिया। क्रैक! एक ही झटके में उसकी गर्दन टूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा इतनी नाजुक दिखने वाली शचिंगू इतनी ताकतवर होगी। लगता है मेरा अंदाजा सही था, वो सच में इवॉल्व हो चुकी है। पहले जब मैंने उसकी स्किन का रंग हल्का ग्रे से पिंक होते देखा था तभी मुझे शक हुआ था, और अब ये पूरी तरह कंफर्म हो गया। मैंने सिस्टम पैनल खोला तो देखा कि शचिंगू का अफेक्शन लेवल 50 तक बढ़ चुका था। उसे खुश करना किसी इंसान लड़की से कहीं आसान था। ना उसे महंगे बैग चाहिए, ना कोई कॉस्मेटिक्स, बस थोड़ा सा खाना काफी था। और वो तो मुझे प्रोटेक्ट भी कर सकती है। मैं उसे देख ही रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। जैसे अभी जो कुछ हुआ वो उसी ने नहीं किया। कुछ देर बाद मैं फिर से ज़ॉम्बी साफ करने में लग गया। शचिंगू सिर्फ तभी बीच में आती थी जब मेरी जान सच में खतरे में होती थी। बाकी समय वो बस चुपचाप साइड में खड़ी होकर देखती रहती थी। मैं शाम तक इसी में लगा रहा और अंधेरा होने के बाद ही क्लासरूम बिल्डिंग में वापस आया। जैसे ही मैं मेंस वॉशरूम पहुंचा, मैं अपने कपड़े उतारकर खून साफ करने ही वाला था कि तभी मुझे एहसास हुआ शचिंगू भी अंदर आ गई है। किसी लड़की के सामने नहाना मेरे लिए ये पहली बार था। थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर सोचा आखिर वो एक ज़ॉम्बी ही तो है। बस मैंने जल्दी जल्दी नहाना खत्म किया और साफ कपड़े पहनने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र शचिंगू पर पड़ी। मुझे नहीं पता ज़ॉम्बी पसीना बहाते हैं या नहीं, लेकिन लड़ाई की वजह से उसका पूरा शरीर खून से भरा हुआ था। तो मैंने सोचा उसे भी नहला दूं। उसी वक्त शचिंगू मुझे देख रही थी। मुझे पता था कि उसके दिमाग में लड़का लड़की जैसा कोई फर्क नहीं है, फिर भी मुझे हल्की शर्म आ गई। मैंने हिम्मत की और जल्दी से उसके कपड़े उतार दिए। उसकी साफ गोरी स्किन देखकर एक पल के लिए मैं खुद को संभाल नहीं पाया। बस उसे देखते ही शरीर गर्म होने लगा। मैंने तुरंत खुद को याद दिलाया वो एक ज़ॉम्बी है। तभी जाकर मैं थोड़ा शांत हुआ। मैंने जल्दी जल्दी उसे नहलाना शुरू किया। 1 मिनट बाद वो पूरी तरह साफ हो चुकी थी। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। हो गया, अब तुम्हें थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, है ना? लेकिन वो अब भी मेरी आंखों में ही देखे जा रही थी।
इस बार शिचिंगू की आंखों में कुछ अलग था, जैसे उसमें हल्की सी भावना दिख रही हो। मुझे नहीं पता ये सच था या सिर्फ मेरा वहम। जिज्ञासा में मैं थोड़ा और पास गया। अगले ही पल शिचिंगू का शरीर अचानक मेरे ऊपर आ गया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे अचानक कुछ करेगी। बचना नामुमकिन था, लेकिन जो मैंने सोचा था कि वो मुझ पर टूट पड़ेगी, वैसा कुछ नहीं हुआ। मेरे होठों पर एक नरम, हल्का सा मीठा एहसास हुआ। मेरी आंखें हैरानी से खुल गईं। तभी सिस्टम की आवाज आई और मुझे होश आया। बधाई होस्ट, आपको रिवॉर्ड मिला है। फर्स्ट किस वैक्सीन, ज़ॉम्बी वायरस। इसे इस्तेमाल करने के बाद आप ज़ॉम्बी वायरस से इम्यून हो जाएंगे। मैंने तुरंत सिस्टम पैनल खोला और शिचिंगू का अफेक्शन लेवल देखा। एक और बड़ा सरप्राइज मिला। किसने सोचा था सिर्फ नहलाने से उसका अफेक्शन लेवल 60 तक पहुंच जाएगा, सीधे लाइक वाले फेज में। मैंने सिस्टम बंद किया और शिचिंगू से पूछा, क्या तुम्हें अब कुछ महसूस होता है? शिचिंगू ने सिर्फ हल्का सा तिरछा किया। चेहरे पर एक मासूम सा एक्सप्रेशन था। साफ था उसे इतनी मुश्किल बात समझ नहीं आई। तो मैंने सवाल आसान कर दिया, क्या तुम मेरी बात समझती हो? इस बार उसने सिर हिला दिया। मैंने उसे कुछ और सवाल पूछे, लेकिन जैसे ही बात थोड़ी भी मुश्किल होती, वो एकदम खाली सी नजरों से देखने लगती, जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लगता है अभी उसे खुद से काम करवाना आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उसका अफेक्शन बढ़ेगा, शायद वो अपने इंसानी एहसास वापस पाले, और उस वक्त वो मुश्किल बातें भी समझ पाएगी। फिलहाल पहले इस बाथरूम से निकलते हैं, बाकी बाद में सोचेंगे। क्लासरूम में वापस आकर मैंने धीरे से रून यूएन से पूछा, मुझे पता चला है कि मिनी फायर स्टेशन एडमिन बिल्डिंग के मेन गेट के पास है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद ज़ॉम्बी के झुंड को घुमाकर जाना पड़ेगा। मैंने ये जानकारी चुपचाप याद कर ली। फिर मैंने उसे आराम करने के लिए कहा। कुछ ही देर में क्लास में सिर्फ मैं और शिचिंगू बचे थे। मैंने ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन निकाली और सीधे अपने हाथ में इंजेक्ट कर ली। पूरा वायल खाली कर दिया। अब उन ज़ॉम्बी के झुंड से मुझे खतरा और कम हो गया था। उसी वक्त क्लासरूम बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर दो लोग चुपचाप सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक थोड़ा घबराया हुआ था। क्या सच में कुछ नहीं होगा अगर हम ये करें? दूसरा हंसकर बोला, क्या होगा, चाहे वो कितना भी अच्छा लड़ता हो, आखिर हैं तो सिर्फ दो लोग, और उनमें से एक तो बस एक लड़की है। ताइजू, तो एक लड़की से भी डर रहा है क्या? ये बोलने वाला था लुए। जल्द ही दोनों एक एक करके मेरे क्लासरूम तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि आगे और पीछे के दरवाजे अंदर से बंद है, लेकिन ये लुए को रोकने के लिए काफी नहीं था। वो पहले भी क्लास बंक करने में एक्सपर्ट था। उसने खिड़की पकड़ी, थोड़ी मेहनत के बाद उसे खोल लिया और फिर एक छलांग लगाकर अंदर आ गया। ताइजू लुए जितना फुर्तीला नहीं था और खिड़की पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही वो दूसरा पैर अंदर लाने वाला था, उसने क्लासरूम के अंदर एक छोटी सी परछाई को धीरे धीरे खड़े होते देखा। डर के मारे उसकी आवाज कांप गई। ओ लुए, अंदर कोई है? लुए तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसे अपने सीने में बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई। एक पतली सी बाह उसके सीने के आर पार निकल चुकी थी। ताइजू डर के मारे जड़ हो गया। वो मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक और हाथ उसके सीने के आर पार निकल गया। शिचिंगू ने अपने खून से भीगे हाथों को देखा। अचानक उसके अंदर एक अजीब सी भूख और प्यास जागी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारा खून चाट लेना चाहती हो, लेकिन आखिर में उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि शिचिंगू बहुत एक्साइटेड होकर मुझे अपने हाथ का खून दिखा रही थी। मैं एकदम रुक गया। इसका क्या मतलब है? शिचिंगू ने फिर खिड़की की तरफ देखा। मैंने भी उसकी नजर फॉलो की। वहां एक आदमी जमीन पर गिरा पड़ा था और दूसरा खिड़की के सहारे टिका हुआ था। दोनों के सीने में बड़ा सा छेद था। उनके पास ही एक नन चाकू लटका हुआ था। ये सब देखकर मुझे सब कुछ तुरंत समझ में आ गया, लेकिन उसी वक्त शिचिंगू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे आगे पीछे हिलाने लगी। मैं तुरंत समझ गया कि वो क्या चाहती है। मैं उसे लेकर बाथरूम गया और उसके हाथों से खून साफ कर दिया। जब मैं वापस क्लासरूम में आया तो मैंने जल्दी से दोनों लाशों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। तभी रू यूएन अपने लैपटॉप के साथ आ गई। उसने हल्का सा सिर हिलाकर मुझे नमस्ते किया और अपनी सीट पर जाकर काम करने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर गुचंगू का नफरत भरा चेहरा दिखाई दिया। उसने गुस्से में पूछा, लुए कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने बिल्कुल शांत चेहरे से कहा, कौन लुए? नाटक मत करो, जो मेरे साथ था, हरे बाल वाला। तभी मुझे समझ आया, कल रात जो दो लोग आए थे उनमें से एक का नाम लुए था, लेकिन मैंने ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, और मैं किसी लुए को नहीं जानता। वो गुस्से से बोला, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? वो पहले गायब नहीं हुआ, बाद में भी नहीं। वो ठीक उसी वक्त गायब हुआ जब तुम यहाँ आए। अगर ये तुम नहीं थे तो और कौन हो सकता है? मैंने झुंझलाकर कहा, ये कैसी बकवास कर रहे हो? अगर कोई यहाँ से गायब हुआ है तो खुद जाकर ढूंढो, मेरे पास आकर परेशान मत करो। हमारी बहस सुनकर काफी सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए। उनमें लूहा भी थी। उसने थोड़ा शक भरे अंदाज में पूछा, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? गुचंगू का लहजा थोड़ा नरम हो गया। लुए और ताइजू गायब हो गए हैं। लूहा ने कुछ पल सोचा, क्या वो दोनों सामान ढूंढने बाहर गए होंगे? नामुमकिन, गुचंगू ने तुरंत कहा, मेरे ऑर्डर के बिना वो कहीं नहीं जाते। मैंने मौका देखकर बात बीच में डाली, तुम्हें इतना यकीन है कि वो तुम्हारी इतनी सुनते हैं? कौन जाने,
शायद वो तुमसे तंग आ चुके हो सकता है तुम सो रहे थे और वो चुपचाप भाग गए। ये सुनकर गुचंगू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो वहीं मुझे मार देना चाहता था, लेकिन अफसोस वो मुझे हरा नहीं सकता था। तभी माहौल शांत करने के लिए लू बीच में आई। हो सकता है वो दोनों सच में किसी काम से बाहर गए हों, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, थोड़ा इंतजार करो। इस बार गुचंगू ने उसकी बात मान ली। अगर वो रात होने से पहले वापस नहीं आए तो मैं तुमसे हिसाब लेने जरूर आऊंगा। ये धमकी देकर वो ठंडे चेहरे के साथ वहां से चला गया। जैसे ही वो वेयरहाउस के पास से गुजरा, चश्मा पहने एक आदमी जो वहां पहरा दे रहा था बोला, यंग मास्टर गू, वेयरहाउस का खाना कम हो रहा है तो लोगों को भेजो और लाओ। जी, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। वो आदमी जाने ही वाला था कि गुचंगू ने उसे रोक लिया। रुको, मैं तुम्हें एक नई लिस्ट देता हूँ, सब कुछ इसी लिस्ट के हिसाब से करना। उस लिस्ट में उन सभी लोगों के नाम थे जो उसकी बात नहीं मानते थे। ऐसे लोग उसके लिए सिर्फ बोझ थे। उन्हें बाहर सामान ढूंढने भेजना ही बेहतर था। अगर वो बाहर मर भी गए तो खाने की बचत होगी। एक ही चाल में दो काम, ये सोचकर गुचंगू के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इस तरह थोड़े ही समय में यहाँ सिर्फ वही लोग बचेंगे जो उसकी हर बात आंख बंद करके मानते हैं, और फिर वो आराम से उस इंसान से बदला ले सकेगा जिसने उसे बेइज्जत किया था। तभी दूर से एक मीठी लेकिन बनावटी सी आवाज आई, यंग मास्टर ग, आप यहाँ हैं, मैं आपको ढूंढ रही थी। गोचंगू ने ऊपर देखा। उसके सामने जैंग वेइवेई खड़ी थी, चमक दमक वाले कपड़े पहने हुए। उसकी तरफ चलते हुए, तुम यहाँ क्यों आई हो? लू कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं है। जैंग वेइवेई ने जवाब दिया, एक क्लासमेट को बुखार है, वो उसकी देखभाल में लगी हुई है। ये सुनते ही गोचंगू के चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान आ गई। अगर अभी लू यहाँ नहीं है तो क्या ये मौका सही नहीं है थोड़ा मजा लेने का? ये सोचते ही गोचंगू की नजर जैंग वेइवेई पर बदल गई। अब वो काफी गंदी और लालची लग रही थी। तुम मुझे ढूंढ रही थी, कोई काम था? जैंग वेइवेई ने हल्का सा होठ काटा। क्या मैं बिना काम के तुम्हें नहीं ढूंढ सकती? तो मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। ये सुनकर जैंग वेइवेई थोड़ी शर्मा गई। आप भी ना ऐसी बातें करते हैं कि मुझे शर्म आ जाती है। उसे ऐसे देखकर गोचंगू के अंदर एक अजीब सी गर्मी उठने लगी। अचानक उसके अंदर चाहत जाग उठी। वो तुरंत आगे बढ़ा और जैंग वेइवेई की कमर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने फुर्ती से खुद को छुड़ा लिया। यंग मास्टर ग, आपको डर नहीं लगता कि कोई हमें देख लेगा? मुझे बहुत शर्म आएगी। ये सुनकर गोचंगू जोर से हंसा। ऐसा करते हैं, मुझे वैसे भी वेयरहाउस जाकर सामान देखना है, तुम मेरे साथ चलो। जैंग वेई ने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है। दोनों एक के पीछे एक वेयरहाउस में गए। पीछे से गोचंगू ने दरवाजा बंद कर लिया। वो बेचैन होकर फिर से उसे किस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैंग वेइवेई फिर से बच गई। अब गोचंगू थोड़ा परेशान हो गया। अब क्या हुआ? जैंग वेइवेई ने पहले वेयरहाउस में पड़े सामान को देखा, फिर धीरे से बोली, यंग मास्टर ग, लगता है खाना ज्यादा नहीं बचा है ना? गोचंगू ने बेफिक्री से कहा, मेरे पिता के लोग आने तक तो काफी है। इतना कहते हुए वो अपने कपड़े उतारने लगा। फालतू बातें मत करो, जल्दी करो, अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। जैंग वेई हल्का सा हंसी, एक तरह से मजाक उड़ाते हुए। यंग मास्टर ग, क्या आपको सच में लगता है कि आपके पिता के पास आपको बचाने का टाइम है? ये सुनकर गोचंगू एकदम रुक गया। क्या मतलब? जैंग वेई ने बात बदल दी और हल्के से हंसते हुए बोली, मैं तो बस अंदाजा लगा रही थी, इतना सीरियस मत होइए। अच्छा हाँ, अभी याद आया, लू ने मुझे बुलाया था, मैं चलती हूँ यंग मास्टर ग। इतना कहकर जैंग वेई वहां से चली गई और गोचंगू वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह बेइज्जत। इस वक्त वो किसी जोकर से कम नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ जब मैं ज़ॉम्बी साफ कर रहा था, तभी अचानक दूर से मदद की आवाज आई। मैंने अपना बेसबॉल बैट कसकर पकड़ा और उस दिशा में देखा। एक बड़ी बिल्डिंग की खिड़की से एक औरत मेरी तरफ देखकर चिल्ला रही थी। ये देखकर मैंने धीरे से गाली दी। क्या ये औरत मरना चाहती है? इस एपोकलिप्स में जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना बहुत खतरनाक होता है। मुझे पता था वो मेरा ध्यान खींचना चाहती है, लेकिन मेरा उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था। फिर भी उसकी आवाज ने अनजाने में मेरी मदद कर दी। खाली मैदान में जो ज़ॉम्बी थे, आवाज सुनकर धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगे। मैंने शन शिंगू से कहा, चलो, लगता है आज जल्दी काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये देखकर बिल्डिंग में खड़ी वो औरत बेचैन हो गई। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें मेरी मदद की आवाज सुनाई नहीं दे रही? जैसे जैसे ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने लगे, वो चुप हो गई और रोने लगी। क्लासरूम में वापस आकर मैंने रॉन यानवेन से पूछा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने किसी औरत की आवाज सुनी? उसने सिर हिलाया। हाँ, सुनी थी। मुझे लगता है वो टीचर वैन थी। टीचर वैन? तुम उसे जानती हो? वो हमारी स्कूल डॉक्टर है। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे बचाने जाऊं? मेरे सवाल पर रॉन यानवेन, जो माउस पकड़कर बैठी थी, एक पल के लिए रुक गई, फिर बोली, मुझे लगता है वो तुम्हारे काम आ सकती है। और हाँ, वो बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है। समझ गया। ये कहकर मैं शन शिंगवू को लेकर नहाने चला गया और फिर 2 दिन बीत गए। जिंदा बचे स्टूडेंट्स की संख्या कम होती जा रही थी। जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो 50 से ज्यादा लोग जिंदा थे।
अब शायद सिर्फ 30 के आसपास ही बचे हैं। इस वक्त सबके बीच डर फैलने लगा था। उस दिन मैंने शन शिंगवू की तरफ इशारा करते हुए रॉन से कहा, थोड़ी देर इसका ध्यान रखना, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग जाना है, इसे साथ ले जाना ठीक नहीं रहेगा। मैंने जानबूझकर 2 दिन इंतजार किया था ताकि वो औरत वैनिंग पूरी तरह उम्मीद छोड़ दे, ताकि जब मैं उसे बचाने जाऊं तो वो मुझ पर पूरी तरह भरोसा करे। आधे घंटे बाद मैं अपने टारगेट पर पहुंच गया, लेकिन वहां 10 से ज्यादा ज़ॉम्बी घूम रहे थे। मैं उन्हें अचानक हमला करके खत्म करना चाहता था, लेकिन सबको एक साथ मारना मुमकिन नहीं था। मुझे जल्दी काम खत्म करना था। मैंने गहरी सांस ली और सीधे फायर स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। तभी उन ज़ॉम्बी ने मुझे देख लिया। वो जोर जोर से गुर्राने लगे और मुझे चारों तरफ से घेरने लगे। ये देखकर मैं पूरी ताकत से आगे भागा। ज़ॉम्बी अभी पूरी तरह मुझे घेर नहीं पाए थे। मैंने मौका लिया और सीधे छोटे फायर स्टेशन के अंदर घुस गया। वहां मुझे मिले 2 वॉकी टॉकी, एक फायर एक्स और एक एस्केप रोप। मैंने सब उठाया और तुरंत बाहर निकल गया। मैं सामान लेने में इतना ध्यान लगा रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला एक ज़ॉम्बी सिर्फ 3 मीटर दूर खड़ा था। मैंने जल्दी रिएक्ट किया और तुरंत बाथरूम में घुस गया। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग की 3री मंजिल पर विनिंग की हालत बहुत खराब थी। उसकी होश की हालत भी धुंधली हो चुकी थी। उसी बीच उसे एक जोर की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने दरवाजा तोड़ दिया हो। फिर एक आदमी की आवाज गूंजी, क्या वो पहले ही मर गई? अफसोस, मैं लेट हो गया। ये सुनते ही वेनिंग ने अचानक आंखें खोल दी और पूरी ताकत से चिल्लाई, मैं जिंदा हूं, प्लीज मुझे बचाओ। मैंने उसकी तरफ एक बेसबॉल बैट फेंका। क्या तुम अभी भी चल सकती हो? अगर जीना है तो हथियार कस कर पकड़ो। वेनिंग ने दांत बीचे। दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई, मैं कर सकती हूं। मैं उसे लेकर कमरे से बाहर निकला। तभी एक ज़ॉम्बी लड़खड़ाता हुआ हमारी तरफ आया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और एक ही वार में एक्स उसके सिर में घुसा दी। ज़ॉम्बी वहीं का वहीं रुक गया। ये देखकर मैं खुद सोचे बिना नहीं रह पाया। ये एक्स इस्तेमाल करने में सच में मजा आ रहा है। पीछे खड़ी वेनिंग ये सब देखकर हैरान रह गई। उसके लिए मैं ऐसे ज़ॉम्बी मार रहा था जैसे कोई घूम रहा हो। जैसे ही हम सीढ़ियों तक पहुंचे, वो भी संभल कर मेरे पीछे भागी। सीढ़ियों पर काफी सारे ज़ॉम्बी थे जो मुझे फॉलो करते हुए यहां तक आ गए थे। बाहर खुला मैदान था। अगर वो मुझे घेर लेते तो हर तरफ से हमला होता, लेकिन यहां सिर्फ एक सीढ़ी थी। एक समय पर सिर्फ एक ज़ॉम्बी ही मुझ पर हमला कर सकता था, इसलिए मैं खुद को काफी सुरक्षित महसूस कर रहा था। ऊपर से मुझे ऊंचाई का फायदा भी था। मैं आसानी से उनके सिर और गर्दन पर वार कर सकता था। कुछ ही मिनटों में सीढ़ियां ज़ॉम्बी की लाशों से भर गईं। वेनिंग फिर से दंग रह गई। उसके दिल में मेरी छवि और भी बड़ी और ताकतवर बनती जा रही थी। लेकिन तभी अचानक किसी ने उसका टखना पकड़ लिया। उसके पैरों के पास एक फीमेल ज़ॉम्बी थी जिसका आधा चेहरा गायब था। वेनिंग डर के मारे जम गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। आंखों में आंसू भर गए और मैं उसके पास खड़ा बस देख रहा था। मैंने ठंडे लहजे में कहा, बैट से मारोगी नहीं या न्यू ईयर के लिए बचाकर रखोगी? मेरी बात सुनकर वेनिंग का चेहरा लाल हो गया। उसने बैट उठाया, आंखें बंद की और पूरी ताकत से वार किया। मैं पूरी टाइम उसे देखता रहा। मैंने जानबूझकर उस ज़ॉम्बी को छोड़ा था ताकि वो खुद लड़े। मैं चाहता था कि वो जल्दी मजबूत बने। मैंने सिर हिलाया, अच्छा किया। मेरी तारीफ सुनकर वेनिंग बहुत खुश हो गई। कुछ देर बाद क्लासरूम की खिड़की से रोन यान यान चिल्लाई। वो लोग वापस आ गए। उसके पास शशि शिंगू खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखें दूर से ही हमें ध्यान से देख रही थी। उनके आसपास काफी सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए थे। ये सब देखकर उनमें जांग वेवे भी थी। इस वक्त वो बाहर चमकती आंखों से देख रही थी। जब मैं वेनिंग को लेकर खिड़की तक पहुंचा, रोनयान उसे खोलने ही वाली थी, लेकिन जांग वेवे एक कदम आगे निकल गई। उसने खिड़की खोल दी और मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज किया और खुद ही चढ़कर अंदर आ गया। मैं अंदर कूद गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वेनिंग चांग वेवे का हाथ पकड़कर मुश्किल से ऊपर चढ़ेगी। अंदर आने के बाद वेनिंग ने उसे धन्यवाद कहा। जांग वही मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी बनावटी लग रही थी। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है मिस वेनिंग, हमारे ग्रुप में आपका स्वागत है। बाकी स्टूडेंट्स तुरंत वेनिंग के पास आ गए और खुशी से बातें करने लगे। देखकर साफ था कि वो सबके बीच काफी पॉपुलर थी। मैंने उस भीड़ पर ध्यान नहीं दिया और सीधे शिन शिंगू को लेकर ऊपर चला गया। रुको, मैं भी आ रही हूँ। वेनिंग ने मुझे देखता देखा और तुरंत बाकी स्टूडेंट्स को छोड़कर मेरे पीछे आ गई। बाकी स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि मिस वेनिंग अचानक क्यों चली गई। उसी वक्त दूसरी मंजिल पर मेरे क्लासरूम के दरवाजे पर एक साथ 4 लड़कियां आ गईं। रोनयान ने अपने चश्मे ठीक किए और बाकी तीनों को ध्यान से देखने लगी। चारों में सिर्फ वही थी जिसे यहाँ आने की असली वजह पता थी। बाकी तीनों को खुद नहीं पता था कि वो यहाँ क्यों आई हैं। मैंने भी दरवाजे पर खड़ी चारों लड़कियों को देखा और थोड़ा हैरान हुआ। जैसे ही मैंने बर्तन का ढक्कन खोला, पूरे कमरे में एक जबरदस्त खुशबू फैल गई।
चारों लड़कियां उस खुशबू को सूंघकर खुद को रोक नहीं पाईं और अनजाने में उनके मुंह में पानी भर गया। मैंने सबसे पहले अपने और शन शिंगू के लिए खाना परोसा, फिर एक और कटोरा भरा और रोन यान को दे दिया। खाते वक्त रोन बाकी लोगों की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे थोड़ा गर्व हो रहा हो। वेनिंग कई दिनों से भूखी थी, वो अब तक सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से जिंदा थी, इसलिए उस खुशबू का उस पर सबसे ज्यादा असर हुआ। उसके मुंह में पानी भर गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए मुझसे कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तभी मेरे सामने सिस्टम पैनल खुल गया। टारगेट का नाम वेनिंग, पहचान स्कूल नर्स, अफिनिटी 50, हाथ पकड़ने का इनाम फर्स्ट एड किट, मेडिकल मेन्यू, पहला किस का इनाम ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन, पूरी तरह जीतने पर इनाम इन्फीरियरी और उसका सारा मेडिकल सामान। ये देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। लगता है उसे पहले नजरअंदाज करना सही फैसला था। उसका अफेक्शन सीधा 50 तक पहुंच गया। मैंने वेनिंग से पूछा, तुम खाना चाहती हो? उसने बिना सोचे कहा, हाँ बहुत। मैंने शांत आवाज में कहा, मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें भी वही दूंगा जो उसे मिलता है, रोज एक कटोरी मांस और एक कटोरी सब्जी। मेरे ये कहते ही साइड में आराम से खा रही रोवन येन वुएन को अचानक लगा कि उसके कटोरे का मांस अब उतना स्वादिष्ट नहीं रहा। लेकिन वार्निंग ने बिना एक सेकंड सोचे तुरंत मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तुरंत उसके लिए कटोरा भर दिया और वो जल्दी जल्दी खाने लगी। वो सच में बहुत भूखी थी। मैंने फिर बाकी दोनों की तरफ देखा। टारगेट का नाम लूही, पहचान आर्ट स्टूडेंट, पियानो प्लेयर, अफिनिटी 0, हाथ पकड़ने का इनाम पियानो स्किल, पहला किस का इनाम पियानो नोट्स का कलेक्शन, पूरी तरह जीतने पर इनाम पियानो की आर्टिस्टिक टैलेंट। टारगेट का नाम जैंग वेवेई, पहचान मटीरियलिस्टिक स्टूडेंट, अफिनिटी 3, हाथ पकड़ने का इनाम एक कार, पहला किस का इनाम 100 मीटर का घर, पूरी तरह जीतने पर इनाम 1000 मीटर की हवेली। मैंने मन ही मन सिस्टम से चेक किया तो पता चला इनाम में मिलने वाली कार कोई भी हो सकती है, छोटी कार से लेकर फरारी तक, और बड़े वाहन भी जैसे भारी ऑफ रोड ट्रक, यहाँ तक कि एक टैंक भी। और वो 100 मीटर वाला घर, वो भी काफी काम का था। मैं अपने सेफ जगह को 2 गुना बड़ा कर सकता था। लगता है ये जैंग वेवेई भी कुछ काम की है। जहां तक लू की बात है, उसके इनाम उतने खास नहीं थे। चालाक जैंग वेवेई ने मेरी नजर का बदलाव नोटिस कर लिया। उसने अपने बाल ठीक किए और हल्की सी अदा के साथ बोली, एक्सक्यूज मी, क्या मैं भी आपके लिए काम कर सकती हूँ? उसके पास बैठी रोवन यान ये सुनकर अंदर से सिहर गई। उसे ये सब बिल्कुल गंदा लगा, लेकिन उसे लगा नहीं था कि जैंग वेवेई ऐसा करके कामयाब हो जाएगी, क्योंकि उसके हिसाब से मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को रखता हूँ जो मेरे काम के हों। लेकिन उसकी हैरानी के लिए मैंने तुरंत सिर हिलाकर हाँ कर दी। ठीक है, तुम्हें भी वही मिलेगा जो बाकी 2 को मिलता है। ये सुनकर रोवन येन वुएन की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये जैंग वेवेई आखिर कर क्या सकती है? इसे मेरे जितना सब कुछ क्यों मिल रहा है? उसी वक्त जैंग वेवेई ने मेरा दिया हुआ कटोरा लिया। उसकी उंगलियां जैसे हल्के से मेरे हाथ को छू गईं। मैं उसकी झिझक साफ देख सकता था। मैंने कहा, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। जैंग वेवेई सच में समझदार थी। उसे पता था यहाँ रहना आखिर में बुरा ही साबित होगा। कुछ ना करने से बेहतर है रिस्क लेकर मेरे साथ चलना। हमारी हरकतों ने जल्दी ही बाकी लोगों का ध्यान खींच लिया। लोग आपस में बातें करने लगे। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? कहीं ये पागल तो नहीं हो गए? बाहर जाने का सोच रहे हैं? अच्छा होगा अगर ये चले जाएं। काफी समय से परेशान कर रहे थे। लूहा भी वहीं भीड़ में खड़ी थी। उसने सबकी बातें सुनी और उसके चेहरे पर चिंता आ गई। भले ही मैंने उसे कल मना कर दिया था और उससे बुरा भी बोला था, फिर भी वो हमें मरने के लिए ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। वो तुरंत भीड़ से बाहर आई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैंने शांत होकर कहा, यहाँ से निकल लें। वैसे भी तुम लोग हमें यहाँ नहीं चाहते हैं ना? मेरे सवाल पर लूहा कुछ बोल नहीं पाई। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, पीछे से एक आवाज आई, सही कहा, हमें तुम लोग यहाँ नहीं चाहिए, लेकिन बाकी लोग जा सकते हैं। मिस निंग, आप स्कूल डॉक्टर हैं, प्लीज हमारे साथ रुक जाइए, हमें आपकी बहुत जरूरत है। वो गू चिंगयू था। उसे अच्छे से पता था कि डॉक्टर कितनी जरूरी होती है। वो साफ तौर पर बाकी स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करके वार्निंग पर दबाव डालना चाहता था। ये देखकर मुझे तुरंत गुस्सा आ गया। साला, मेरे ही टीम के लोगों को मेरे सामने छीनने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले ही वार्निंग आगे बढ़ी। यहाँ कोई दवाई नहीं है, अगर मैं यहीं रुकूं तो भी कोई फायदा नहीं होगा। मेरे लिए बाहर जाना ही बेहतर है। गो चिंगयू फिर भी समझाने की कोशिश करता रहा। आप एक टीचर हैं, भले ही आप कुछ ना करें, बस यहाँ होने से ही सबको हिम्मत मिलती है। लेकिन वार्निंग ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने साफ फैसला कर लिया था, वो मेरे साथ ही जाएगी।
जब गो चिंगियो को समझ आ गया कि वो उसे मना नहीं सकता, तो उसका बाकी लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। उसके लिए वर्निंग ही काम की थी। बाकी रोअन येन और जैंग वेवेई सिर्फ बोझ थीं। मैंने कहा, फालतू बातें बंद करो, चलो अब। मेरा उससे बहस करने का मन नहीं था। मैं मुड़ा और बाहर निकल गया। मेरे पीछे बाकी लड़कियां भी तुरंत चल दीं। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद ये पहली बार था जब जैंग वेवेई क्लासरूम बिल्डिंग से बाहर निकली थी। वो चारों तरफ घबरा कर देख रही थी, जैसे किसी भी वक्त भागने को तैयार हो। लेकिन थोड़ी ही देर में उसने राहत की सांस ली, क्योंकि यहाँ एक भी जिंदा ज़ॉम्बी नहीं था, सिर्फ जमीन पर पड़ी लाशें थीं। हम स्कूल के पीछे खाली जगह पर पहुंचे। मैं रुक गया। ये देखकर जैंग वेवेई घबरा गई। क्यों रुक गए? यहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं है, जल्दी चलो, मैंने शांत होकर कहा। हम पहुंच गए। यहाँ कौन रह सकता है? इतनी सुनसान जगह। ये आदमी पागल है क्या? काश मैं इसके साथ ना आती। वो अपने मन में क्या सोच रही थी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा पूरा ध्यान सिस्टम पर था। मैंने मन में कहा, सिस्टम, रियल एस्टेट रिवॉर्ड लो। डिज़ा तो ब्लूप्रिंट डिटेक्ट हो गया है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से निर्माण शुरू करें, हाँ या नहीं?